वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं 2025 की तमिल लैंग्वेज मार्गन की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। रात का वक्त होता है और कार्तिक अपनी गर्लफ्रेंड रम्या को उसके घर ड्रॉप करने आया होता है। पर रम्या को लगता है कि अगर हमें कोई साथ में इस तरह रात में देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। वैसे भी तुमने मुझे इतना बढ़िया गिफ्ट दिया है, ये हार्ट शेप पेंडेंट मेरे दिल के बहुत ही करीब है। फिर ये लोग नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह लव यू वगैरह बोलते हैं और कार्तिक वहाँ से चला जाता है। रम्या इसके बाद अकेले ही अपने घर की ओर बढ़ जाती है। यहाँ से उसका घर थोड़ी दूरी पर होता है दोस्तों। कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक से एक ब्लैक हुडी वाला उसको दबोच लेता है और उसको एक इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद वो रम्या की लाश को अपनी कार के पीछे डालकर निकल जाता है। फिर हमें एक ब्लैक हुडी वाले लड़के अर्जुन को रात में जॉगिंग करते हुए देखते हैं। अचानक से उस पे एक उल्लू हमला करता है। अब अगले दिन की बात होती है दोस्तों। रोड की साफ सफाई के लिए कर्मचारी जब आते हैं ना, तो उनमें से एक फीमेल कर्मचारी की नजर जाती है बड़ी वाली डस्टबिन में। उसमें ना उसको एक न्यू सैंडल दिखाई देती है। वो उसे देखने के लिए जब जाती है तो देखती है कि यहाँ सिर्फ सैंडल ही नहीं बल्कि एक लड़की की लाश भी है, जो कि पता नहीं पर कोयले जैसी काली हो गई है। जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। ये घटना हुई थी दोस्तों केरला में। पर जैसे ही इस घटना के बारे में सीनियर एडीजीपी ध्रुव को पता चलता है तो वो अपने मुंबई के सीनियर से परमिशन लेकर चेन्नई जाता है। हालांकि उसके सीनियर्स उसे पहले अलाउ नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ध्रुव के लेफ्ट हैंड में कुछ तो हुआ है दोस्तों। दरअसल ध्रुव का पूरा लेफ्ट साइड ही बिल्कुल काला होता है। ऐसा लगता है जैसे रम्या को जो इंजेक्शन दिया गया है वैसा ही इंजेक्शन के संपर्क में ध्रुव भी कभी आया होगा, और वो भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया अभी तक। पर ध्रुव उनसे रिक्वेस्ट करके उनको मना लेता है कि मुझे भेज दीजिए। फिर एक छोटे से फ्लैशबैक से दोस्तों हमें पता चलता है कि ध्रुव की बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ पास्ट में हुआ था, और दोनों लड़कियों की बॉडी ऐसे कचरे के ढेर में पाई गई थी। दोनों का बदन एकदम कोयले जैसा काला पड़ गया था। साथ ही उनके सोशल मीडिया पर उनके फोटोज के साथ सेम पोस्ट भी किया गया था, वर्स्ट बर्थडे एवर, यानी सबसे खराब जन्मदिन। और जब ध्रुव केरला जाता है तो वहाँ के एडीजीपी इंस्पेक्टर नटराज से कहते हैं कि अभी तक तो तुम रम्या का केस हैंडल कर रहे थे, पर अब से ये करेंगे, तो केस की फाइल इनको दे दो और हाँ, इन्हें जो भी मदद चाहिए हो वो करो। ये मेरे पुराने अच्छे दोस्त हैं, तो कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। हालांकि ये अभी ड्यूटी पे तो नहीं है, लेकिन एक अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। अब केस की फाइल पढ़ने के बाद ध्रुव एसआई श्रुति से कुछ पूछता है और फिर उस डस्टबिन को देखने जाता है जहाँ से रम्या की लाश पाई गई थी। वो कहता है कि इस एरिया की सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाओ। तो श्रुति कहती है कि सर, यहाँ पे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए सारे सीसीटीवी निकाल दिए गए हैं। इसके बाद श्रुति ध्रुव को दोस्तों रम्या का फेसबुक प्रोफाइल दिखाती है, जिसमें रात के 2:30 बजे रम्या की काली लाश को डस्टबिन में डालकर पोस्ट किया गया था कि माय वर्स्ट बर्थडे एवर। जबकि उसी रात 8:20 पे रम्या ने खुद अपने बर्थडे के पिक्स शेयर किए थे कि माय बेस्ट बर्थडे एवर, ये टैग डालकर। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पहले रम्या के बॉयफ्रेंड कार्तिक के बारे में पता चल चुका था, तो ध्रुव जाकर कार्तिक से भी मिलता है, जो कि एक स्टूडियो चलाता है। वो मॉडलिंग, वेडिंग और मैगजीन्स के लिए फोटोशूट करवाता है। उसके स्टूडियो में काफी लोग काम भी करते हैं, उन्हीं में से एक रम्या भी थी, यानी वो उसकी एम्प्लॉय भी थी और गर्लफ्रेंड भी। तो कार्तिक ध्रुव को उस रात की सारी बातें बताता है और दुखी हो जाता है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने बर्थडे वाली रात ही मेरी रम्या की मौत हो जाएगी। मैंने उससे कहा था कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, पर वो आधे रास्ते में उतर गई थी। मैं उस समय बाइक पे था। यहाँ ध्रुव ये बात नोटिस करता है कि रम्या के बर्थडे पे जो चेन कार्तिक ने उसे गिफ्ट की थी वो पुलिस को उसकी लाश के पास से बरामद नहीं हुई है। और कार्तिक जो दावा कर रहा है कि मैंने रम्या को 10:30 बजे उसके घर वाले सड़क पे ड्रॉप किया था, वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस से वो मैच कर रहा होता है दोस्तों। इसके बाद ध्रुव को श्रुति कुछ और सीसीटीवी फुटेजेस दिखाती है, जिसमें रम्या अपने घर वाली सड़क की ओर जाते हुए दिख रही है, पर वो सड़क थोड़ी पतली होती है, उस साइड में कोई सीसीटीवी नहीं होता। और रम्या के आने से आधे घंटे पहले एक ब्लैक कलर की होंडा सिटी कार भी उस ओर आ गई थी। नंबर प्लेट भी साफ साफ दिख रहा होता है, पर वो फेक नंबर प्लेट है। यहाँ तक कि होंडा सिटी की कार ब्लैक कलर में आती नहीं, तो हो सकता है उसने कार मॉडिफाई करवाई होगी। नोटिस करने लायक बात तो ये थी कि कार उस ओर गई थी पर वापस नहीं आई। कुछ देर के बाद एक ब्लैक हुडी वाला वहाँ से आते हुए दिखता है, जिसके ऊपर एक उल्लू हमला भी कर देता है। इसलिए एक बार को तो लगता है कि वो ब्लैक हुडी वाला ही किलर होगा, मगर वो सिर्फ रम्या के रोड पे नहीं दिखता, बल्कि वो और भी कई सारी रोड्स पे जॉगिंग करते हुए दिख रहा होता है। वो जिन जिन जगहों पे जॉगिंग करता है उन्हीं जगहों पे ध्रुव भी जाता है। और तब एक रोड किनारे उसकी नजर पड़ती है ब्लैक एम्बेसडर कार पे, जिसके पीछे के ग्लासेस पे वही सेम डिजाइन बना हुआ है जैसे कार्तिक ने रम्या को पेंडेंट दिया था, मतलब जो पेंडेंट का डिजाइन था। तब ध्रुव उस कार के मालिक से पूछताछ करता है। वो बूढ़ा आदमी होता है। वो कहता है कि सर, बूढ़ा होने की वजह से मैं जल्दी गाड़ी को धो नहीं पाता, किसी ने ऐसे डिजाइन बना दिया होगा, लाइए मैं इसको साफ कर देता हूँ। तब ध्रुव उसको रोक देता है और अपनी टीम से कहता है कि इस कार पर से सारे फिंगरप्रिंट्स लाओ और डेटा में चेक करो। तब उनके डेटाबेस से फिंगरप्रिंट्स मैच कर जाती हैं एक 23 साल के अर्जुन नाम के लड़के से। उसके ऊपर पहले ड्रग केस चल चुका था, इसलिए पुलिस जाकर उसको अरेस्ट करके एफबीआई की ऑफिस ले आती है। ध्रुव जानबूझकर अर्जुन को इन्वेस्टिगेशन रूम में बंद कर देता है और अपनी टीम से कहता है कि किसी भी बुरे इंसान को अगर 6 घंटे तक एक रूम में बंद कर दिया जाए तो उसके अंदर का डीमन निकलने लग जाता है। तो दोस्तों, अर्जुन इन्वेस्टिगेशन रूम में बंद होता है और कैमरा से ध्रुव और उसकी टीम उस पर निगरानी रख रही होती है। ये लोग देखते हैं कि अर्जुन आराम से बिल्कुल बैठा हुआ है और बार बार बस यही कह रहा होता है कि सर, आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर वो वहाँ पे रखा हुआ पानी पीना स्टार्ट करता है। पहले वो 1 गिलास पानी पीता है, फिर 2 गिलास, फिर 3 गिलास। इस तरह वो धीरे धीरे करके कुछ ज्यादा ही पानी पी जाता है। 6 घंटे के अंदर वो 20 लीटर पानी पी जाता है दोस्तों। साथ ही वो काफी चीखता चिल्लाता है कि सर, मुझे मेरी दवाई दे दीजिए, मेरा सर काफी दर्द कर रहा है। वो बिल्कुल दोस्तों पागल की तरह बिहेव करने लगता है। तब ये लोग अर्जुन के सामान से वही दवाई निकालकर
इंटरनेट पे सर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये दवाई मेमोरी प्रॉब्लम वाले लोग खाते हैं। अर्जुन तो एकदम उस दवाई के बिना तड़पने लगता है। उसे एक लड़की का इल्यूजन आने लगता है जो उसे बार बार लूजर कह रही होती है। वो उसकी ड्राइंग भी बना देता है दीवार पर फिर वो उसे मिटा देता है और खूब चीखता चिल्लाता है। पानी की खाली बोतल को उठा कर फेंकता है और उस रूम से जो अटैच्ड वॉशरूम होता है उसकी बाल्टी में मुंह डालकर बैठ जाता है। तब जाकर कहीं ध्रुव एंटर करता है और उसकी दवाई उसको देता है, जिसे खाकर तब अर्जुन नॉर्मल होता है। इसके बाद ध्रुव उससे पूछताछ शुरू करता है कि तुमने दीवार पर जो ड्राइंग बनाई थी वो किसकी थी और तुम ये दवाई किस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हो? तुम्हारा रम्या से क्या कनेक्शन है बताओ? तुमने उसे क्यों मारा? अर्जुन कहता है कि सर मैं उस लड़की को नहीं पहचानता, मैंने उसे नहीं मारा। मैंने किसकी ड्राइंग बनाई थी वो मेरा पर्सनल मैटर था, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। और रही बात दवाई की, तो वो मैंने किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं ली, बल्कि ऐसे ही इंटरनेट पे देखकर मैंने इसको लेना शुरू किया क्योंकि मैं कुछ भूल नहीं पाता था। हाँ, मैं भूल नहीं पाता था क्योंकि मुझे हर चीज बिल्कुल डिटेल में याद रहती थी, जिससे मुझे काफी तकलीफ होती थी। पर दोस्तों ध्रुव को उस पर यकीन नहीं होता। तब अर्जुन सारी डिटेल्स उसे बताने लग जाता है कि सर आप लोगों ने अपना नाम मुझे नहीं बताया, पर एक बार आपके नेम प्लेट पे नजर डालते ही मुझे आप तीनों के नाम याद रह गए। आपका नाम ध्रुव गौराक है, ये मैडम श्रुति है और ये सर काली है। आपने जिस गाड़ी से मुझे यहाँ पे लाया उसका नंबर है TN32AR1253। वो गाड़ी अभी तक 1,38,372 किलोमीटर चल चुकी है। जब आप लोग मुझे इस ऑफिस में ला रहे थे तो एक कृष्णा नाम के ऑफिसर से 500 रुपए की घूस ली एक आदमी ने। मुत्तू कुमार नाम के कांस्टेबल के हाथ में मैंने शराब का एक बैग देखा था। सर आपके कॉलर के पीछे नेक पे एक बड़ी सी स्कार है। श्रुति मैडम आपने मुरुगेसन नाम के एक आदमी को भेजने के लिए बहुत ही लंबा मैसेज टाइप किया था, मगर आप सेंड पे क्लिक करना भूल गई। और सर आपका नाम कली है, मगर आपके बैच पे KAALI लिखा हुआ है, डबल A। तब तीनों नोटिस करते हैं कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। फिर भी श्रुति कहती है कि तुम अपनी ही बातों में हमें उलझाकर मेन मुद्दे से हमें नहीं भटका सकते। तुम्हारा फिंगरप्रिंट हमें उस ब्लैक एम्बेसडर कार्ड से मिला है जिसपे तुमने रम्या के पेंडेंट का डिजाइन बनाया था। पर वो इस बात से मुकर जाता है दोस्तों। फिर ध्रुव उससे पूछता है कि तुम वैलेंटाइंस डे की रात को होटल पार्क शेराटन में क्या कर रहे थे? वैलेंटाइंस डे का नाम सुनते ही अर्जुन के सर में तेज दर्द हो जाता है। तो ध्रुव कहता है कि तुम लोगों को जो करना है करो, पर इसका मुंह खुलवाओ कैसे भी करके। तो कल ही उसको पीटने के लिए तैयार हो जाता है। तब अर्जुन भी अपना मुंह खोल देता है कि वो ड्राइंग रम्या की ही थी, पर वो ये रम्या नहीं थी जिसकी मौत हुई है। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि अर्जुन को रम्या नाम की एक लड़की पूरे क्लास के सामने प्रपोज कर देती है, पर अर्जुन कहता है कि मजाक मत करो। तो अकेले में वो फिर अर्जुन से पूछती है क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? अर्जुन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम जैसी खूबसूरत लड़की भला मुझे क्यों पसंद करेगी? तब रम्या उसे उसकी सारी क्वालिटीज गिनवाती है कि तुम पढ़ने में स्मार्ट हो, तुम्हारी मेमोरी शार्प है, तुम बेवजह किसी भी लड़की से बात तक नहीं करते, तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा नहीं है पर तुम अपना और अपनी बहन का ख्याल अच्छे से रखते हो, कभी भी किसी गलत काम में नहीं पड़ते, तुम बेस्ट स्विमर हो यहाँ के, अपना और अपनी बहन का खर्चा चलाने के लिए तुम सुबह में ड्राइवर की जॉब करते हो, फिर पढ़ाई में भी टॉप करते हो। तुम्हें भला कोई बेवकूफी होगा जो पसंद नहीं करेगा। पर सुनो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, स्मार्ट हूँ, लोग मुझे डेट करना चाहते हैं पर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि अब तक ये जो तुम कर रहे हो ये नाटक ये बंद करो और मान जाओ, हम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे रहेंगे। इस तरह वो अच्छे से अर्जुन से बात करके खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बना लेती है। इसके बाद फिर वही नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीजें होती है इनके बीच। दोनों साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। जब अर्जुन की बहन घर पे नहीं होती तो रम्या उसके साथ सोने के लिए चली जाती है और इस तरह से 2-3 साल सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है। इनके कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और रम्या एक कंपनी में जॉब भी करने लगती है। पर अर्जुन UPSC क्रैक करना चाहता है क्योंकि उसकी माँ का सपना था कि वो एक सिविल सर्वेंट बने, मगर रम्या शुरू से अमेरिका में सेटल होना चाहती थी। उसका ये सपना जल्दी पूरा भी होने वाला था। दरअसल वो जिस मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी ना, वहाँ पे एक प्रमोशन चल रहा था। रम्या का बॉस जो कि यंग ही था, वो उसके सामने एक प्रपोजल रखता है कि तुम्हारा US में सेटल होने का सपना सच हो सकता है पर एक कंडीशन है। दरअसल मैं भी US में ही सेटल होना चाहता हूँ, तो अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो हम आराम से वहाँ सेटल हो सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, पर हमारे ऑफिस की होनहार एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। पर दोस्तों यहाँ रम्या अपने बॉस का ये प्रपोजल ठुकरा कर चली जाती है और सारी बातें आकर अर्जुन को बताती है। तो अर्जुन को उसके बॉस पे बड़ा गुस्सा आता है, पर रम्या उसको शांत करवाते हुए कहती है कि मैं अपने बॉस से सही से एक बार बात करूंगी कि वो अमेरिका वाला पोजीशन मुझे दे दे, पर मैं उनसे शादी नहीं कर पाऊंगी। तो इस बात पे अर्जुन और रम्या के बीच धीरे धीरे दोस्तों यहाँ से बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि अर्जुन अब रम्या से काफी प्यार करने लग गया था और वो नहीं चाहता था कि रम्या उससे दूर हो जाए और वो भी ऐसे बॉस के अंडर काम करे जिसकी उस पर गंदी नजर है। ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। वहीं रम्या का मानना तो ये होता है कि इंडिया में क्या ही रखा हुआ है, यहाँ कितना पॉल्यूशन, पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज की कमी है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। अर्जुन को भी मेरे साथ US में सेटल होना चाहिए, पर ये तो अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए लगा हुआ है, सिविल सर्वेंट के एग्जाम की तैयारी करने में। इसका खुद का कोई सपना नहीं है। माना कि ये अच्छा स्विमर है और ये स्विमिंग चैंपियनशिप जीतना चाहता है, मगर ये सब फिट रहने के लिए अच्छा है, इससे लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं मिल सकता। अर्जुन रम्या से उखड़ा उखड़ा होता है दोस्तों। ऊपर से वो ये कह देती है कि तुम मेरे साथ अमेरिका क्यों नहीं चलना चाहते? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बहन किसी के साथ
लिव इन रिलेशन में रहेगी क्या? और दोस्तों रम्या की ये बात आग में घी डालने का काम कर देती है। इनके बीच यहाँ काफी झगड़ा हो जाता है। कुछ दिनों तक तो उनकी बातें भी बंद रहती है, पर फिर एक दिन अर्जुन को फेसबुक नोटिफिकेशन मिलता है, जिससे उससे पता चलता है कि रम्या इस वक्त पॉइजन पब में है। ये देखते ही अर्जुन भी वहाँ चला जाता है और देखता है कि यहाँ तो उसका बॉस उससे रिंग वगैरह पहनाकर प्रपोज कर रहा है, केक वगैरह भी रखा हुआ है, पूरा माहौल सेट है और रम्या भी ये सब एंजॉय कर रही है। तो वो उसी वक्त रम्या से कहता है कि चलो मेरे साथ, पर वो इनकार कर देती है। ऊपर से जब उसका बॉस पूछता है कि रम्या ये कौन है, तो रम्या पहचानने से भी इनकार कर देती है दोस्तों, जिससे उसके बॉस को लगता है कि ये लड़का मेरी बंदी को परेशान कर रहा है। इसलिए वो शराब की बोतल से अर्जुन के सर पे वार कर देता है और उसी वक्त रम्या कहती है लूजर। और यही चीज अर्जुन के दिमाग में दोस्तों एकदम बैठ जाती है। सर पे चोट लगने की वजह से वो सही से चल भी नहीं पाता और किसी तरह पूल साइड में पहुंच जाता है, जहाँ पे लोग नशीले पाउडर को कंज्यूम कर रहे होते हैं। और इस पे पुलिस की नजर काफी पहले से थी। पुलिस आज ही रेड डालती है, जिसमें वो अर्जुन को भी कर लेती है अरेस्ट। पर बाद में पुलिस को पता चलता है कि सारे के सारे अरेस्ट हुए लड़के स्टूडेंट हैं, तो वो उनके फ्यूचर से खेलना नहीं चाहते, इसीलिए वो बस उन्हें वार्न करके छोड़ देते हैं। सीन आता है यहाँ से प्रेजेंट में। ये सारी स्टोरी बताने के बाद अर्जुन का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो बैठे बैठे बेहोश। तब ध्रुव उसे हॉस्पिटल भेजता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि इसका बीपी तो 180 है, यानी काफी बढ़ा हुआ है। फिर वो नर्स को उसको एक इंजेक्शन लगाने को कहते हैं और इसके बाद डॉक्टर जाकर ध्रुव से बातें करता है। ध्रुव बताता है कि ये लड़का पिछले 6 महीने से ये कैप्सूल कंज्यूम कर रहा है, जो कि उसने गूगल पे देखकर लेना शुरू किया था, क्योंकि वो कोई भी चीज भूल नहीं पाता था। जिसके बाद डॉक्टर अर्जुन का सिटी स्कैन करते हैं और उससे कई तरह के सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें याद है तुमने पहली बार चलना स्टार्ट कब किया था? वो बताता है कि हाँ, जब मैं 1 साल का था और मैं कंजामलाई टेम्पल के दर्शन करने गया था उस समय। दरअसल पहले मेरे माता पिता का ये कहना था कि उनका बच्चा नहीं हो रहा, तो उन्होंने उसी टेम्पल में मेरे होने की मुराद मांगी थी और उसके बाद से वो हर साल उसी टेम्पल पे जाने लगे। लोगों का ऐसा मानना है कि वो मंदिर बड़ा प्रतापी है, वहाँ पे रहने वाले जानवर कोई आम नहीं है, बल्कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जन्म वहाँ पे जानवर के रूप में हुआ है और उनमें दिव्य शक्ति है। उस मंदिर की एक और खासियत है कि वहाँ पे एक जड़ी बूटियों वाला कुआं है, जिसके पानी से नहाकर कई सारे लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम पास्ट का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें अर्जुन के 1 साल होने की खुशी पे उसके पेरेंट उसे उसी टेम्पल में लेकर जाते हैं। वो लोग भगवान से आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं कि तभी दोस्तों छोटा सा अर्जुन, उसकी नजर जाती कुएं के पास वहाँ नहाते हुए लोगों पे और उसके मन में भी नहाने की इच्छा हो जाती है। इसके बाद वो पहली बार अपने पैरों पे चलना शुरू करता है और जब तक वो कुएं तक जाता तब तक कुएं पे मौजूद लोग नहाकर आ चुके होते हैं और अर्जुन कुएं में झांकने के चक्कर में उसके अंदर गिर जाता है। उसके पैर कुएं के नीचे एक लता से लपट जाते हैं। साथ ही उसे एक बड़ा सा कछुआ भी दिखाई देता है, जो कि अर्जुन के नोज को टच करता है और ऐसा लगता है जैसे कोई मैजिकल पावर भी उससे ट्रांसफर होकर अर्जुन में चली गई हो। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब जागता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको कुएं से बाहर निकाल लिया। सीन आता है फिर से प्रेजेंट में। डॉक्टर ध्रुव को बताते हैं कि देखो अर्जुन का माइंड तो बड़ा ही कमाल का है, जिस तरह से उसे हर चीज बिल्कुल डिटेल्स में याद रहती है। वैसे तो आज तक दुनिया में सिर्फ 50 लोग ही हुए हैं आज तक इस तरह के ब्रेन पे रिसर्च चल रही है। इसके बाद जब ध्रुव अर्जुन के पास जाता है तो देखता है कि उसने एक मेडिकल पेपर पे फिर से वही शेप ड्रॉ किया है, जैसा शेप रम्या के बॉयफ्रेंड ने पेंडेंट में दिया था, मतलब ये शेप का पेंडेंट था। तो ध्रुव उससे पूछता है आखिर तुम बार बार इस पेंडेंट के डिजाइन को क्यों बना रहे हो? वो कहता है कि मुझे नहीं पता सर, ये मुझसे बन जा रहा है बस अपने आप। ध्रुव कहता है अगर तुम किलर नहीं हो तो तुमने कहीं तो देखा होगा ना डिजाइन, जरा याद करके बताओ कहाँ देखा था? तो वो कहता है कि सर मैंने इसे कॉन्शियस माइंड से देखा ही नहीं है, शायद इसीलिए मुझे याद नहीं आ रहा। हो सकता है मैंने इसे अनकॉन्शियस माइंड में देखा हो और अनकॉन्शियस माइंड से देखते हुए चीजों को याद करने के लिए मुझे पानी में जाना होगा, मुझे मेरे स्विमिंग क्लास जाने दीजिए। पर ध्रुव को लगता है कि ये नाटक कर रहा है, इसे बस भागने का बहाना चाहिए, इसीलिए ये लोग भी उसके साथ जाते हैं। जहाँ जाने पे अर्जुन स्विमिंग पूल के अंदर जाकर आराम से बैठ जाता है। ये देखकर पुलिस वाले तो हैरान हो जाते हैं। वो उसके कोच से पूछते हैं कि ये आखिर ऐसे कैसे कर पा रहा है? तो कोच बताते हैं पता नहीं सर, इसे स्विमिंग मैंने नहीं सिखाई। इसका कहना यह है कि ये अपने पिता के साथ बचपन में कुएं में स्विमिंग किया करता था। हम लोग तो खुद ही हैरान रहते हैं कि आखिर ये आधे घंटे या 1 घंटे तक कैसे पानी के अंदर रह सकता है। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि अर्जुन की एक एस्ट्रल बॉडी तैयार हो जाती है पानी में, यानी उसकी बॉडी तो वहीं पे रहती है पर उसकी सोल ट्रांसफर कर जाती है। वो अपने वाटर बॉडी के साथ 14 फरवरी में चला जाता है, जिस रात रम्या का खून हुआ था, और उसी एरिया में मौजूद अर्जुन जॉगिंग कर रहा था। वो भागते भागते थक जाता है और एक जगह सांस लेने के लिए रुकता है। तभी उसे पानी में उस चेन की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। तभी उस पे एक उल्लू हमला कर देता है और उल्लू से पता नहीं क्यों दोस्तों अर्जुन को डर लगता है, इसलिए वो तुरंत भाग जाता है वहाँ से। पानी से निकलने के बाद जब अर्जुन सारी बातें पुलिस को बताता है तो उसी जगह वाली सीसीटीवी फुटेजेस को पुलिस एक बार फिर से ध्यान से देखती है और उन्हें दिखाई देता है कि हाँ, वहाँ पे रम्या की चेन झाड़ पे लटकी हुई है और एक काला सा हाथ बाद में आता है जो कि उस चेन को लेकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल दोस्तों जब किलर ने रम्या पे हमला किया था तो चेन टूटकर दूर आ गया था। जिस जगह पे यह हादसा हुआ वहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान थी जिसपे सीसीटीवी लगा हुआ था, पर किलर ने जानबूझकर रम्या के उस दुकान को क्रॉस करने का वेट किया और फिर उस पे हमला किया उसके बाद, और हाथापाई में चेन टूटकर उसी ओर जा गिरी और एक झाड़ पे अटक गई थी। वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए उसने धीरे से वो चेन भी ले लिया था। उसने उस वक्त ब्लैक कलर का ग्लव पहना हुआ था, रात भी थी तो काले में काला साया दिख नहीं पाया। इसीलिए जब अर्जुन ने ये बात पुलिस को बताई तब पुलिस वालों ने उस वीडियो को गौर से देखा, वरना वो तो बस यूं ही ऊपर से देखकर निकल जाते। और अब इन्होंने अर्जुन को छोड़ दिया था क्योंकि उसकी बहन का बार बार कॉल आ रहा होता है। अब जब पुलिस वालों को अर्जुन की पावर्स का अंदाजा होता है तो वो उस पे
हेल्प मांगने के लिए दोबारा उसके घर जाते हैं, पर उस वक्त अर्जुन सोया हुआ होता है क्योंकि कल पूरे दिन और रात में जो हुआ उससे वो काफी डिस्टर्ब हो चुका था। इसलिए ध्रुव और काली भी धीरज रखते हैं और उसके जागने का इंतजार करते हैं। पर जब वो जागता है ना और वापस से पुलिस वालों को अपने घर पे देखता है तो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास्ट की यादें मेरे ताजा मत करवाइए, लेकिन आपने मेरी एक्स की पूरी स्टोरी डिटेल में सुनी। कल पूरे दिन आपने मुझे टॉर्चर किया और अब मैंने आपको बता दिया है ना कि मैंने वो चेन कहाँ देखी थी, तो फिर अब आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो ध्रुव उससे कहता है कि देखो दरअसल बात यह है, हमें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है, पर वो मदद करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि देखिए 1-2 महीने में यूपीएससी का एग्जाम है, प्लीज मुझे पढ़ाई पे ध्यान देने दीजिए। तब जाकर ध्रुव उसको एक वीडियो दिखाता है जिसमें ध्रुव की बेटी प्रिया की एक फ्रेंड ने वीडियो कॉल किया था और ध्रुव से कहा था कि अंकल इस कॉल को रिकॉर्ड कर लीजिए, देखिए वहाँ पे इस कॉलेज का सुनील नाम का लड़का कैसे प्रिया की रैगिंग कर रहा है। फिर वो फोन लेकर सुनील को देती है और जब सुनील को पता चलता है कि प्रिया के डैड तो पुलिस वाले हैं और उन्हें मेरे पास्ट के बारे में सब पता है, तो वो डरकर भाग खड़ा होता है। दरअसल दोस्तों सुनील एक ड्रग सप्लायर था। ध्रुव के धमकाने पे वो उसी वक्त वहाँ से भाग जाता है। पर अगले कुछ दिनों के बाद ध्रुव को अपनी बेटी की लाश मिलती है कॉलेज के पीछे वाले कूड़ेदान में। ध्रुव जब अपनी बेटी की एकदम काली लाश देखता है तो उसका सीना फटने लगता है, बहुत रोता है वो और ठान लेता है कि अपनी बेटी के मुजरिम को सजा दिलाकर रहूंगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रिया को एक खास इंजेक्शन दिया गया था जिसमें 2 स्ट्रॉन्ग ड्रग्स का मिक्सचर होता है, इसी वजह से उसकी मौत हुई थी और बॉडी भी काली पड़ गई। इसके बाद तो गुस्से में ध्रुव उस एरिया के ड्रग सप्लायर का डायरेक्ट शूट आउट ही करने लगता है। एक दिन जब वो सुनील के अड्डे पे पहुंच जाता है ना तो देखता है कि उसके बेड के नीचे सुनील की लाश पड़ी हुई है जो कि बिल्कुल काली है। तभी पीछे से कोई ध्रुव के हाथ पे भी इंजेक्शन लगाकर भाग जाता है, पर वो इंजेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। साथ ही ध्रुव को उसकी टीम तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाती है जिससे वो टॉक्सिक ड्रग सिर्फ ध्रुव के लेफ्ट साइड की बॉडी पार्ट में ही फैलता है और वो जगह आज तक काली ही है। ये सारी बातें जानने के बाद अर्जुन ध्रुव की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस रात रम्या का खून हुआ था ना उस रात तेज बारिश भी हुई थी 9 बजे के आसपास, इसलिए उस दिन पानी कई जगहों पे जमा हुआ था। अब जाहिर सी बात है बारिश का पानी तो समंदर से ही आता है, इसलिए पुलिस वाले एक खास स्विमिंग पूल का इंतजाम करते हैं जिसमें समंदर का पानी भरा होता है। समंदर के पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है दोस्तों, इसलिए अर्जुन को एक स्पेशल सूट पहनाया जाता है और उसके बाद ही उसे एस्ट्रल बॉडी वाली प्रैक्टिस करने को कहा जाता है। अर्जुन थोड़ी देर के लिए उस समंदर पानी वाले स्विमिंग पूल में मेडिटेशन करता है और उसे उस रात की सारी बातें पता चल जाती है कि कैसे उस दिन किलर ने रम्या को मारा था और फिर उसकी बॉडी को अपनी काली कार में डालकर दूसरे एरिया में लेकर गया और वहाँ के डस्टबिन में उसको फेंक दिया। फिर रम्या के फोन से ही उसके फेसबुक पे वो पोस्ट किया था कि वर्स्ट बर्थडे एवर। उसके बाद वो अपने घर चला गया। उसके घर के बाहर गेट के पास एक क्रॉस बना हुआ है, साथ ही किलर के पास एक काले रंग का उल्लू भी है जिससे एस्ट्रल बॉडी में होने के बाद भी अर्जुन को डर लग रहा होता है दोस्तों, क्योंकि वो उल्लू से डरता है। तभी अर्जुन की बॉडी वापस उसके ह्यूमन बॉडी में आ जाती है क्योंकि वो बहुत देर से बाहर था, इससे ज्यादा वो बाहर नहीं रह सकता था। तो वो सारी बातें पुलिस को बता देता है। वो ये भी बता देता है कि किलर का घर किस एरिया में है और उसके घर के बाहर क्रॉस बना हुआ है। तो पुलिस वाले फिर उसी एरिया में जाकर किलर का घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनकी नजर चाय की दुकान पे 2 कचरे वाले पे पड़ती है जो कि आपस में बात कर रहे थे कि आज इसके घर से ये कचरा आया, उसके घर से वो कचरा आया, जिससे ध्रुव समझ जाता है कि यहाँ के कचरे वाले सभी घरों को अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो जाता है कचरे वाले के मैनेजर के पास और उनसे बात करके फिर वो बाकी कचरा लेने जाने वालों से पूछता है क्या आपने किसी घर में उल्लू को देखा। तो एक बूढ़ा कचरा वाला उसे अपने पास से बुलाता है और कहता है ये मेरी पोती है, ये देख तो नहीं सकती पर ये कह रही थी इसने नीम के पेड़ के पास कुछ दिनों तक लगातार उल्लू की आवाज सुनी थी। जिसके बाद ध्रुव उससे वहां ले जाने को कहता है। तो उस नीम के पेड़ के ठीक सामने ही एक घर होता है दोस्तों जिसपे वो क्रॉस का सिंबल बना होता है। ध्रुव अपनी टीम के साथ अंदर जाता है तो पता चलता है कि ये तो रेंट का मकान है। मकान मालिक तो विदेश में रहता है पर उसने अपने एक रिलेटिव को इसका जिम्मा सौंपा हुआ है। उससे बातचीत करने पे पता चलता है कि यहाँ पे तो 3 नॉर्थ इंडियंस कुछ दिनों के लिए रुके हुए थे और एक दिन तो उनसे मिलने के लिए एक लड़की भी आई थी, पर अचानक बिना बताए वो लोग चले गए यहाँ से। तो ध्रुव उनके आईडी कार्ड मांगता है या फिर उनके जेरोक्स कॉपी, लेकिन वो आदमी कहता है कि सर वो उन्होंने ज्यादा पैसे दिए थे ना तो मैंने उन्हें बिना आईडी के ही रहने दिया। फिर जब ध्रुव मकान का ताला खुलवाकर अंदर जाता है तो देखता है कि लगभग पूरे मकान को उन्होंने ब्लैक पेंट किया हुआ है और साथ ही उस पर एक मैसेज भी लिखा हुआ है कि जब पूरा अंतरिक्ष काला है तो सफेद तारों के चमकने की क्या जरूरत। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आता दोस्तों। अब रात में हम अर्जुन को देखते हैं जिसका फोन स्विमिंग क्लास में खो गया था। वो अपने घर आता है तो देखता है कि घर पे उसकी बहन भी नहीं है, जिससे उसे अपनी बहन की काफी चिंता होती है। वो अपने आस पड़ोस के एक बच्चे से पूछता है तो वो कहता है कि मैंने देखा सिमी दीदी एक ब्लैक कलर कार में जा रही है। अर्जुन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है दोस्तों। वो पुलिस में कंप्लेन करता है। कॉल श्रुति उठाती है। उसे लगता है कि पक्का वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ चली गई होगी, मतलब सिमी। मगर अर्जुन को बड़ा डर लगता है क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो बिना बताए कहीं चली गई हो। अब अगली सुबह एक और लड़की की लाश मिलती है दोस्तों। उसकी भी मौत सेम पैटर्न में होती है, इसलिए अर्जुन बड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं मेरी बहन तो नहीं है ये, और बॉडी काली पड़ने से वो सही से पहचान नहीं पाता। और लास्ट टाइम जब अर्जुन ने अपनी बहन को देखा था सिमी को, तो उसने यही ऐसे कपड़े पहन के रखे हुए थे। वो बिलख बिलख कर रोने लग जाता है क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा। तभी उसकी नजर जाती सैंडल पे, तो वो कहना शुरू करता है नहीं नहीं मेरी बहन तो कभी भी सैंडल नहीं पहनती। जिसके बाद फिर पुलिस को पता चलता है कि ये लाश एक फीमेल डॉक्टर की है, क्योंकि उनके फेसबुक पे भी एक पोस्ट शेयर किया गया था जिसमें बिफोर एंड आफ्टर की फोटो का कोलाज किया हुआ
हुआ था, यानी हाफ में वो बिफोर साइड वाले में बिल्कुल गोरी चिट्टी और आफ्टर वाली साइड में काली लाश। इसके बाद सिमी भी अपने भाई से किसी तरह कांटेक्ट करती है और कल की सारी बातें उसे बताती है कि भैया कल काफी बारिश हो गई थी, इसलिए मैं छत पे डांस प्रैक्टिस नहीं करवा पा रही थी अपने फ्रेंड्स को, इसलिए हमने सोचा कि कॉलेज चलकर ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ कॉलेज चली आई, फिर यही रात हो गई और जब मैंने आपको कॉल किया तो फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि यहीं कॉलेज के हॉस्टल में हमारे साथ रुक जाओ। पर मुझे भी चिंता हो रही थी कि आपको मेरी फिक्र हो रही होगी। अपनी बहन को सही सलामत पाकर दोस्तों अर्जुन को थोड़ी राहत मिलती है, मगर उसने जो डॉक्टर की लाश को देखा था अपनी बहन समझकर उसे टच वगैरह भी किया था, तो उसे काफी अजीब सा फील हो रहा था उस समय। रात में वो सोता है तो उसे सपने में ऐसा लगता है जैसे उसकी बहन के साथ वो हादसा हो गया हो, इसलिए उससे रहा नहीं जाता और वो देर रात अपने स्विमिंग क्लास में जाता है और वहाँ पे मेडिटेशन करके फिर से वही करता है, मतलब अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है। इस बार वो उस उल्लू को झटक कर किलर के रूम में एंटर कर रहा है। किलर ने तो अपना मुंह वगैरह सब मास्क से ढका हुआ है, इसलिए वो किलर का फेस देख नहीं पाता, मगर वो एक चीज जरूर नोटिस करता है कि किलर के पास एक डायरी है जिसमें उसने अपने विक्टिम्स का फोटो लगा के रखा हुआ है। पहली विक्टिम तो ध्रुव की बेटी प्रिया ही थी, उसकी फोटो पे उसने पेन से टिक किया हुआ था। फिर रम्या की फोटो के ऊपर भी पेन चलता है और रेस्ट इन पीस लिखा होता है। इसके बाद वो एक फेमस मैगजीन के कवर पे छपी मॉडल की फोटो पे भी पेन चला देता है। तभी अर्जुन का सर काफी तेज दर्द हो जाता है, क्योंकि वो जो गूगल की रिकमेंड की भी दवा खा रहा था ना, उसे भी डॉक्टर ने बंद कर दिया था और एक नॉर्मल सी दवाई दी थी उसको जिसकी पावर ज्यादा नहीं थी। जब स्विमिंग पूल का इंस्ट्रक्टर अर्जुन की बॉडी को पानी पे तैरते हुए देखता है तो वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल भेज देता है, जहाँ अगली सुबह सिमी की कॉल करने पे सारी बात पुलिस वालों को पता चल जाती और वो भी हॉस्पिटल आते हैं। आज अर्जुन का स्विमिंग कंपटीशन था दोस्तों, और डॉक्टर का कहना होता है कि उसका ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अगर 1 घंटे में उसे होश नहीं आया तो वो कोमा में चला जाएगा, जिससे सभी को अर्जुन के लिए काफी बुरा भी लग जाता है। वहीं हम देखते हैं दोस्तों कि अर्जुन की एक्स का सपना उसे अभी तक आ रहा है और वो अभी भी उसको लूजर बुला रही है, जिससे अचानक से अर्जुन जाग जाता है और सीधे जाता है स्विमिंग चैंपियनशिप में। वहाँ वो काफी अच्छा परफॉर्म करके जीत भी जाता है। इसके बाद वो ध्रुव को अपने लास्ट नाइट के एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में बताता है और हूबहू ड्राइंग बना देता है उस मैगजीन की जिसपे किलर पेन चला रहा था गुस्से में, जिससे इनको लगता है कि हो ना हो इस बार किलर इसी को मारने वाला हो। इसलिए वो लोग पता करते हैं कि टाइम्स मैगजीन में इतनी तारीख को जिस मॉडल को कवर पेज पे जगह दी गई थी वो आखिर है कौन। तो इन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सिल्क है। फिर हम सिल्क को देखते हैं दोस्तों, जो कि काफी नाराज है क्योंकि किसी ने उसके बिना मर्जी के उसकी फोटो की एड चला दी थी। इसके बाद वो जाती है एक प्रोडक्शन कंपनी में, पर रास्ते में श्रुति ध्रुव के कहने पे सिल्क के दुपट्टे पे एक छोटा सा कैमरा लगा देती है ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर सिल्क किस वक्त कहाँ और क्या कर रही है, ताकि किलर उसकी जान न ले पाए। पर इन्हें तो उस कैमरा की मदद से कुछ और ही स्टोरी पता चलती है। दरअसल डायरेक्टर राकेश एक फिल्म बना रहा होता है टीवी सिंधु पे। उसने अपनी फिल्म में सिल्क को हीरोइन बनाने का फैसला किया था, पर कुछ पार्ट उन्होंने शूट भी कर लिया था, मगर अचानक से उसको फिल्म से निकाल दिया जाता है। इसलिए सिल्क डायरेक्टर से जाकर पर्सनली बातें करती है कि सर मुझे तो इन सब में इंटरेस्ट भी नहीं है, मगर आप लोगों ने कहा कि मैं अच्छी दिखती हूँ, मुझे हीरोइन बनना चाहिए, आपके कहने पर ही मैंने अपने काले रंग को थोड़ा गोरा भी करवाया। आप मुझे सर्जरी करवाने को कह रहे थे मगर मैंने इनकार कर दिया। सर अगर मेरे रंग ही प्रॉब्लम है तो मैं सर्जरी करवाने को भी तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे अब फिल्म से मत निकालिए। मैं 6 महीने से भी ज्यादा से जी जान लगाकर इस फिल्म की तैयारी कर रही हूँ। गोरे होने के लिए कितनी सारी इंजेक्शन मैंने ली है और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हुए हैं ये तो सिर्फ मुझे पता है। आप मेरे साथ अब ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद दोस्तों डायरेक्टर उसे इस फिल्म में रिप्लेस करने की असल वजह बताते हैं। दरअसल इस फिल्म में जो प्रोड्यूसर पैसे लगा रहा है ना, उसकी बेटी मालिनी ने इस फिल्म की स्टार्टिंग की क्लिप्स देखी थी और उसे ये रोल काफी पसंद आ गया। अब वो चाहती है कि वो इस फिल्म में हीरोइन बने। हालांकि वो काफी ज्यादा गोरी भी है और इस फिल्म के लिए मीडियम कॉम्प्लेक्शन की जरूरत है, तो उसने अपने आप को थोड़ा कम गोरा दिखाने के लिए हॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है, जो कि एकदम से रियलिस्टिक मेकअप करके बढ़िया तरीके से काम करता है। और डायरेक्टर पहले तो प्यार से सिल्क को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है कि देखो मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में जरूर काम दूंगा, और जब वो नहीं मानती तो वो उसे डांट कर भगा देता है और कहता है कि तुम्हारा जो कंपनसेशन बनता है वो मैं पे कर दूंगा और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, जिससे वो रो रो कर दोस्तों जाने लगती है। तो मालिनी उसको बुलाती है और वो सिल्क की एक्टिंग की काफी तारीफ करते हुए कहती है, क्या तुम मेरी एक्टिंग में हेल्प कर सकती हो? अगर तुम ऐसा करोगी ना तो मैं अपने पापा से कहकर तुम्हें इस फिल्म में कोई साइड रोल दिलवा दूंगी। सुनो आज रात में पार्टी है हमारे ग्रुप की, तो तुम भी उसमें जरूर आना। सिल्क निराश होकर उसे हाँ बोल देती है और चली जाती है दोस्तों वहाँ से। और उसके दुपट्टे पे लगा कैमरा भी कहीं गिर चुका होता है, इसलिए ध्रुव को सिल्क की चिंता होती है। वो अर्जुन को सिल्क के घर पे भेजता है ताकि वहाँ पे अर्जुन उसे बता सके कि किलर का अगला टारगेट तुम ही हो। पर अर्जुन नोटिस करता है कि सिल्क तो अभी तक आई ही नहीं, पर घर पे कोई तो है जो कि नॉक करने के बाद भी दरवाजा नहीं खोल रहा। एक फूड डिलीवरी वाले के आने पर भी अर्जुन नोटिस करता है कि दरवाजा हल्का सा खुलता है और फौरन बंद। जिसके बाद अर्जुन डोर नॉक करता है तो अंदर से एक लड़का दरवाजा जरा सा खोलता है, पर जैसे ही अर्जुन उससे बात करने की कोशिश करता है ना, वो अंदर जाकर छिप जाता है। तब अर्जुन भी अंदर चला जाता है दोस्तों। वहाँ 3 लड़के मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और फिर बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देते हैं। इसके बाद पता है दोस्तों वो क्या करते हैं, वो अर्जुन को अपनी पानी के ड्रम में बंद कर देते हैं जिसमें पानी भी भरा हुआ था। इसके बाद हम ध्रुव को मालिनी के लंच पार्टी पे देखते हैं, जहाँ ध्रुव की नजर पड़ती है रम्या के बॉयफ्रेंड कार्तिक पे। तो ध्रुव उससे बातें करने लगता है। वो सिल्क और राजेश के बारे में उससे पूछता है तो कार्तिक बताता है कि सिल्क को मैंने ही डिस्कवर किया था
फिर वो सारी बात डिटेल्स में बताने लगता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि उस वक्त आखिर असल में क्या हुआ था। कार्तिक ना गया था सरदर्द की दवाई लेने के लिए एक मेडिकल शॉप पे, जहाँ उसे काउंटर पे दिखी थी काले रंग की एक लड़की जिसने फेस पे मास्क लगाया हुआ था। उसकी आंखें हाईलाइट हो रही थी जो कि कार्तिक को पसंद आ गई और उसने उसकी पिक्स लेना शुरू कर दिया था। सिल्क को समझ आ गया कि ये मेरी फोटोज ले रहा है, तो उसने उसे कन्फ्रंट किया। तब कार्तिक ने बताया कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मेरी मॉडलिंग एजेंसी से थोड़ी जान पहचान है, तुम्हारी आंखें बहुत ही सुंदर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मॉडलिंग ऑफर करवा सकता हूँ। जिसके बाद दोस्तों सिल्क कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करती है और फिर धीरे धीरे उसकी मुलाकात होती है राजेश नाम के डायरेक्टर से। वो कहते हैं कि तुम दिखने में काफी प्यारी हो, बस तुम्हारा रंग थोड़ा ज्यादा ही गहरा है, अगर तुम अपना रंग थोड़ा लाइट कर लो तो तुम्हें अपनी अगली फिल्म में काम दे दूं। जिसके बाद सिल्क और कार्तिक का मिलना जुलना कम हो जाता है। अब वो राजेश के साथ ही ज्यादातर मिलती है, मगर एक पार्टी में इनकी मुलाकात हो जाती है जहाँ सिल्क कार्तिक को एक हार्ट शेप पेंडेंट वाली चेन देते हुए प्रपोज करती है और कार्तिक उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने बस काम के नजरे से तुम्हें पसंद किया था, तो मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस तरीके से। तो सिल्क को यहाँ पे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, पर वो कहती है कि कपल ना सही कम से कम बेस्ट फ्रेंड्स तो बन ही सकते हो ना, एक फ्रेंड के नाते ही इस पेंडेंट को रख लो। कार्तिक कहता है पर ये पेंडेंट तो तुम पहनती थी ना, तुमने एक बार बताया था कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें ये गिफ्ट किया था। सिल्क कहती है हाँ दिया तो था मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने ही, पर उसने 5 साल तक मेरा बस यूज किया और फिर कहा कि मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए उसकी दी हुई गिफ्ट की कोई खास वैल्यू नहीं है मेरी नजर में। सीन आता है प्रेजेंट में दोस्तों और कार्तिक कहता है मुझे लगा था सिल्क काफी आगे तक जाएगी, पर एक हफ्ते पहले ही उसकी ये एड आउट हो गई जो कि उसके करियर के लिए अच्छा नहीं हुआ। तो हम देखते हैं दोस्तों कि उस एड में सिल्क की 2 फोटो कोलाज की हुई थी, बिफोर एंड आफ्टर वाली। बिफोर में सिल्क काली लग रही है और आफ्टर में थोड़ी गोरी। ये एड उसी क्लिनिक की चलाई है जहाँ पे सिल्क ने अपना रंग थोड़ा गोरा करवाया था। उधर सिल्क के घर पे मौजूद गुंडे कई घंटों के बाद ड्रम खोलते हैं ये सोचकर कि अभी तक तो वो लड़का मर गया होगा, तो अब हम इसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। तो अर्जुन के पावर्स का इनको पता नहीं था दोस्तों, वो ड्रम के अंदर ही मेडिटेशन करने लगा। जैसे वो लोग ड्रम का ढक्कन खोलते हैं अर्जुन उन पे हमला कर देता है और तीनों को बांध देता है। दूसरी ओर ध्रुव अपने टैम में बड़े ही गौर से सिल्क का वो एड वाला फोटो देखता है और कुछ देर बाद वो ऐसी सोचता है कि जरा देखूं तो अगर सिल्क अभी भी पहले की तरह काली ही होती तो वो दिखने में कैसी लगती, इसलिए वो उसकी फोटो को एडिट करके काला कर देता है। इसके बाद वो उस पे कई तरह की हेयर स्टाइल्स भी ट्राई करता है जिससे ध्रुव को सिल्क थोड़ी जानी पहचानी सी लगने लग जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर मैंने इसे कहाँ देखा। तभी उसे कॉल आता है अर्जुन का जो सिल्क के रूम में हुई सारी घटना उसको बताता है। इसके बाद वो सिल्क के लैपटॉप से उसकी पुरानी फोटोज भी वीडियो कॉल पे ध्रुव को दिखाता है। सिल्क के कंधे पे वो उल्लू भी बैठा होता है दोस्तों। साथ ही अर्जुन ने एस्ट्रल ट्रेवल करके किलर के घर पे जो जो चीजें देखी थी वो सारी चीजें यहाँ भी होती है, जिससे ध्रुव को याद आ जाता है कि ये लड़की आखिर है कौन। वो अपनी फाइल चेक करता है जिसमें सिल्क की पुरानी फोटो भी होती है, बल्कि कुछ और नशीली दवा तस्करी करने वाले लड़कों के साथ में होती है वो फोटो। पर उसका असली नाम सिल्क नहीं बल्कि मेघा है और ये मेघा कोई और नहीं बल्कि सुनील की गर्लफ्रेंड थी दोस्तों। अब ध्रुव अपनी बेटी की वो वीडियो एक बार फिर प्ले करके देखता है जिसमें सुनील बेटी के साथ रैगिंग के नाम पे छेड़खानी कर रहा है। उस वीडियो में पहले सुनील के कंधे पे कुल्लू बैठा होता है जिसे फिर सुनील ने मेघा के कंधे पे रखा था। इसके बाद वो ध्रुव की बेटी को छेड़ने लग जाता है ये कहते हुए कि इतना पढ़ लिख कर कॉलेज में आ गई हो, जरा आई लव यू को हिंदी में बोलकर दिखाओ क्या कहते हो। तो वो कहती क्यों, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। सुनील कहता है कौन है ये मेघा, जिसपे वो कहती तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना, फिर तुम मुझसे आई लव यू क्यों सुनना चाहते हो। सुनील कहता है गर्लफ्रेंड कौन, ये मेघा और मेरी गर्लफ्रेंड, अरे कहीं से दिखने में ये लड़की जैसी लगती भी है क्या, इसकी काली बदसूरत बॉय कट हेयर, इसमें वो बात कहाँ है जो तुम में है, तुम तो बिल्कुल दूध जैसी गोरी हो, तुम में नजाकत है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। और तब दोस्तों ध्रुव की बेटी की फ्रेंड ध्रुव को वीडियो कॉल पे ये सारी चीजें दिखा देती है और सुनील से बात भी करवा देती है ये कहते हुए कि जरा अपने होने वाले ससुर जी से बात कर लो। जिसके बाद ध्रुव सुनील को धमकाता है कि तुम्हारे पास्ट के कारनामे भी मुझे पता है और अभी जो तुम करना चाह रहे हो ना सब रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए मेरी बेटी से दूर रहो। इसके बाद दोस्तों जल्दी से ध्रुव जाता है सिल्क की तलाश में और वो देखता है कि बीच साइड में मालिनी को सिल्क ने मिलने के लिए बुलाया हुआ है, जहाँ वो अचानक से उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करती है पर तभी ध्रुव उसे कर देता है शूट। जिसके बाद दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक और हमें पता चलता है कि क्या हुआ था। दरअसल उस दिन सुनील ने सबके सामने जो मेघा की बेइज्जती करी थी उससे मेघा को बहुत ही हर्ट हुआ, क्योंकि पिछले 5 साल से सुनील उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में था। हाँ वो उसको आई लव यू वगैरह नहीं कहता था पर उसके साथ सोता जरूर था, इसीलिए गुस्से में वो उससे भी इंजेक्शन लगा देती है जो कि उसने खुद ही तैयार किया था कुछ केमिकल को मिक्स करके। उसके बाद ही उसने ध्रुव की बेटी को भी जान से मार डाला। फिर उसने रम्या को इसीलिए मारा क्योंकि मेघा ने जो पेंडेंट दिया था कार्तिक को, तो कार्तिक ने उसी पेंडेंट को वैलेंटाइंस डे में अपनी गर्लफ्रेंड रम्या को दे दिया और तब सबके सामने मेघा को रम्या से बड़ी जेलसी हुई। इसी वजह से फिर उसने रम्या को मार डाला। इसके बाद उसने डॉक्टर को मार डाला क्योंकि उसने बिना उसकी परमिशन के उसकी फोटो को अपने क्लिनिक की एड में यूज कर लिया था और कहने पर भी वो नहीं हटा रही थी और अब उसके टारगेट पे थी मालिनी, जिसकी वजह से उसे फिल्म से निकाल दिया गया था। और हाँ दोस्तों उस दिन ध्रुव को भी मेघा के ही दोस्तों ने इंजेक्शन लगाया था। उस शूट आउट में सिर्फ मेघा और उसके करीबी दोस्त ही बच पाए थे जो अभी तक उसका साथ दे रहे थे और अब जाकर ध्रुव ने पूरा केस सॉल्व कर लिया। इसी के साथ होती है कहानी यहाँ पे खत्म। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।